अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर जनाब। आज मौसम बड़ा अच्छा है कराची का और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि मौसम ऐसे ही रहे और साथ साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। अच्छा जनाब, जो बारिश के इम्कानात हैं उस हवाले से इलेक्ट्रिक ने पूरी गाइडलाइंस जो है वो जारी की हैं। डेफिनेटली जल्दी हम आपको शो पे भी बताएंगे कि वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है, क्योंकि हमेशा जब भी मानसून का सीज़न आता है तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से आपको बताते हैं और दीगर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी आपको बताया जाता है कि आपने गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना अगर बारिश की सिचुएशन होती है तो, क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको पता है कि सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं। हाँ, पिछली दफ़ा की बारिश में कदरे बेहतर जो है वो इंतज़ामात थे। पिछली दफ़ा की जो बारिश थी उसमें काफ़ी चीज़ें कुछ बेहतर थी, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा और बहुत सारी एहतियात होती हैं कि आपने खंभों को और इस तरह से चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, और ये सारी गाइडलाइंस हम आपको जो है वो प्रॉपर्ली ज़रूर गाइडलाइंस के हवाले से बताएंगे। अभी कुछ बात कर लेते हैं हम कि जी आप जब दिन का आगाज़ करते हैं और अपने दिन के आगाज़ में आप जब ये सोच रहे होते हैं कि आज दिन में क्या कुछ करना है और आज का दिन कैसे गुजरेगा, तो ये ज़रूर सोच लिया करें कि जो 12 घंटे आपके पास होते हैं दिन के, वही 12 घंटे हर उस कामयाब शख्स के पास भी होते हैं, और उसकी कामयाबी और अपनी कामयाबी को ज़रूर कंपैरिजन किया करें। हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन स्ट्रगल लोगों की सेम ही रहती है, तो स्ट्रगल करें और अपना एक एक जो लम्हा है उसको कीमती लम्हा समझें। टाइम बिल्कुल भी ज़ाया मत करें। जो लोग पूरा दिन ये सोचने में टाइम ज़ाया कर देते हैं कि हम क्या करें, वो भी टाइम ज़ाया करने जैसे ही है। प्लान बनाएं, बैठें, एग्जीक्यूट करें और अपना दिन जो है, अपना वक्त किसी के लिए बर्बाद मत करें। किसी भी झगड़े में ना पड़ें, किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना पड़ें जिससे आपकी जहनी हालत जो है वो ख़राब हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब जिक्र करते हैं कुछ ख़बरों का। ख़बरें क्या हैं जी? ख़बरें ये हैं जी कि अमरीकी सफारत खाने का ऐलान जो है वो सामने आया है। कराची और लाहौर कौंसल खाने दोबारा फ़ाल। अच्छा जी, ये कराची और लाहौर के जो कौंसल खाने हैं वो दोबारा फ़ाल कर दिए गए हैं और ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। अमरीकी वीज़ा के ख्वाहिशमंद जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए अब इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म होने लगी हैं। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल क्या है कि जुलाई से विजिटर, स्टूडेंट और बिज़नेस वीज़ा दरख्वास्तें जो हैं वो उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा 4 माह बाद अमरीकी कौंसल खानों में कौंसलर ऑपरेशंस जो हैं वो भी बहाल, और जो वीज़ा इंटरव्यूज़ के मुंतज़िर हज़ारों पाकिस्तानी हैं उनको एक तरीके से बड़ा रिलीफ मिल गया है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि मज़ीद एक और ख़बरें जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। क्या कुछ हो रहा है जी कराची पोर्ट पर? तो कराची पोर्ट पर दुनिया के अजीब जैसा कंटेनर जहाज़ MSC एरिका की आमद हुई है। ये देख सकते हैं आप हमारी स्क्रीन पर, आप ये जहाज़ है, तारीखी लम्हा है जी। मेगा कंटेनर शिप MSC एरिका कराची पोर्ट पर पहुंच गई है। अच्छा जी, कराची पोर्ट पर 398.5 मीटर तवील देवकामत जहाज़ ने लंगरअंदाज किया है। अच्छा जी, MSC एरिका की आमद हुई है। 3000 से ज़ायद कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्के है, जबकि कराची पोर्ट की आलमी जो अहमियत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। दुनिया के बड़े जहाज़ों में शामिल MSC एरिका जो है उसकी यहाँ पर आमद हुई है। हम स्क्रीन पर ये दिखा भी रहे हैं आपको। अच्छा, अब क्या कुछ होगा यह है जी, कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद MSC एरिका चीन रवाना होगी। अच्छा जी, चीन जाने के बाद क्या होगा जी? कराची पोर्ट ने एक और संगी मील अबूर कर लिया है और आलमी मेयार का कंटेनर जो है वो कंटेनर जहाज़ यहाँ पहुँचा दिया गया है। अच्छा जी, ये हो गई वो ख़बरें जो हमने आपके साथ में शेयर की। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब फिर वापस आएंगे तो फिर एक ज़बरदस्त टॉपिक है जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल की। अच्छा जी, लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करें तो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ से होता है कि जी हम स्मार्ट नज़र आने चाहिए, हम अच्छे दिखने चाहिए। अच्छे दिखना हर इंसान का हक है, वो चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए तो वो खूबसूरत नज़र आए। अब वेट लॉस के चक्कर में क्या होता है कि लोग नाश्ता करना भी छोड़ देते हैं, अच्छा खाना खाना भी छोड़ देते हैं, फिर ट्रीटमेंट भी करवा रहे होते हैं, ओलंपिक पे भी चले जाते हैं। अब ये ओलंपिक जो है ये शुगर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो ओलंपिक है ये जब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या इसको इंजेक्ट करवा रहे हैं तो आप देखें कि वो ना सिर्फ अपना वेट लॉस कर रहे हैं बल्कि वो चेंज हो जाते हैं, लाइक उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अगर एक यंग बंदा भी ओलंपिक का इस्तेमाल करे तो भी ऐसा लगने लगता है कि उसने अपने वज़न के साथ साथ शायद
अपनी जो चेहरे की खूबसूरती है वो भी खो दी है, उसकी जो एनाटमी है वो पूरी चेंज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो एटीट्यूड है वही चेंज हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जिस स्ट्रक्चर के साथ, जिस पर्सनैलिटी के साथ लोगों से मिलते हैं वो आपको उसी तरह जानते हैं। कमज़ोर होने लगते हैं लोग बहुत ज़्यादा। सेलिब्रिटीज़ जो हैं बहुत सारे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। अब वो अपने आप को कैरी कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई बाद में ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, फिर कोई ना कोई और उनके पास तरीके होते हैं कि जी मेकअप कर लिया एंड ऑल दैट। बट आम बंदा जब ज़ेम्पिक यूज़ करता है तो क्या उसको फ़ायदा होता है, उसका क्या नुकसान है, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या डाइट के थ्रू ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हफ्सा नज़ीर जो है वो हमारे साथ मौजूद है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा हफ्सा, ये बताइए कि ये जो क्रेज़ है हमारे यहाँ कि वज़न कम करना है तो बड़ी अच्छी बात कि लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ का क्रेज़ होना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड एक्चुअली। तो इतना ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ का क्रेज़ हो कि वो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो भी बुरा लग रहा है, आप यंग हैं लेकिन यंग एज में आप इतने एज्ड लगने लग जाते हैं, बिल्कुल पतले सूखे से लोग हो जाते हैं, तो ये जो ओलंपिक का इस्तेमाल है ये ठीक है नहीं है? अगर ये ठीक है तो इसके बारे में फिर इतनी मिथ्स क्यों है कि ये जो है लोगों को बहुत पतला कर रही है? तो इसके बारे में बताइए कि इसका इस्तेमाल कैसा है, फिर हम डाइट और बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो इस्तेमाल करना है या नहीं करना ये एक कॉमन पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे ही आपका वजन बढ़ा है तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आपने 3 चीजें जो है वो चेंज करनी है। उसमें सबसे पहले तो ये कि आपने अपने सोने जागने की रूटीन ठीक करनी है, लेट नाइट खाना बंद करना है, और दूसरा शाम को कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता वाली गजाएं खाना बंद कर देनी है, बाहर का चीजें खाना छोड़ देनी है, चीनी छोड़ देनी है। इससे आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ आए कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपका वजन कम नहीं हो रहा। उसके बाद आपने कोई प्रॉपर किसी हेल्थ प्रोफेशनल से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके डाइट प्लान ले लिया है, स्टिल आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इन इंजेक्शंस का, जिसमें ओज़ेम्पिक है। ये थोड़ा सा महंगा है, अभी बहुत सारे ब्रांड्स इससे सस्ता बना रहे हैं, जैसे इसमें सिग्लूटाइड या सीमाग्लूटाइड के नाम से इंजेक्शन आते हैं जो कि बहुत ज्यादा सस्ते अवेलेबल है। फिर आप इन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी डॉक्टर या किसी न्यूट्रिशनिस्ट को विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो सीमाग्लूटाइड, सिग्लूटाइड या ओज़ेम्पिक है, इसमें बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसे हम GLP-1 कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद होता है। ये 2 काम करता है। एक तो ये आपके दिमाग पे जाके अटैक करता है कि आपके दिमाग को खाने की क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं। आप पूरा दिन भी काम कर रहे हैं या फ्री भी बैठे हुए हैं तो आपका जो दिमाग का पार्ट आपको भूख लगवाता है वो पार्ट काम नहीं करता, उस टाइम पे वो सप्रेस हो जाता है, इसलिए आपको फूड क्रेविंग्स नहीं होती इन इंजेक्शंस के बाद। सेकंड ये कि ये आपकी गट यानी कि मैदे की मोटिलिटी को इतना स्लो डाउन कर देता है कि आपने एक दफा खाना खाया है, आपका स्टमक जो है वो भरा ही पड़ा रहेगा, वो खाना मूव ही नहीं करेगा, हाजमे में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। यानी एक चीज खा ली है तो 8 से 10 घंटे आपका मैदा भरा हुआ है। अब इसमें 2 किस्म के साइड इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला तो ये कि मरीज जब भी पेशेंट्स ये लगाते हैं उनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत होती है, क्योंकि उनकी गट मोटिलिटी स्लो डाउन हो जाती है। सेकंड ये कि हर वक्त नौजिया और उल्टी आना, क्या आना, ये वाली सिचुएशंस का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो इनमें आपने तीसरा आपकी बॉडी में वाटर लॉस यानी कि डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसको लगाना तब हम रिकमेंड करते हैं जबकि मॉर्बिड ओबेसिटी होगी, यानी पेशेंट का वजन 100 किलो से ज्यादा है, 120 किलो से ज्यादा है, उसने पहले हर तरह की ट्राई कर ली है वेट लॉस की और उसका वेट लूज नहीं हुआ, या वो कोई पेशेंट आया है PCOS के साथ, PMOS के साथ, उसके हार्मोन्स खराब है, या कोई थायराइड का इशू है, या टाइप 2 डायबिटीज के साथ उसका वजन ज्यादा है, क्योंकि ये बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी इंप्रूव करता है। अब जहां पे हम नुकसानात की बात करते हैं तो इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहला फायदा तो ये कि जिनको इंसुलिन की रेजिस्टेंस बॉडी में होती है वो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन सिर्फ ओज़ेम्पिक या सिग्लूटाइड लगाने के बाद ये एक्सपेक्टेशंस रखना कि हमारा पूरा का पूरा वजन कम यही करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इतना महंगा मतलब 30,000 का इंजेक्शन अगर 1 महीने में लगा रही हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को कंट्रोल नहीं करें तो रिजल्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ मंथ का वेट लॉस 2 से 3 किलो है, इससे ज्यादा नहीं है।
और इतना वजन कम आप अपना अच्छे लाइफस्टाइल के साथ भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मेडिकल इशू आ रहा है, आप प्रॉपर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ले रहे हैं, उसके साथ आपके हेल्थ इश्यूज को भी ट्रीट किया जा सकता है इसके इस्तेमाल से। सेकंड ये कि आपने GLP-1 लेते हुए ये बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपको खुदा ना खास्ता कोई पहले से लबलबे यानी पैंक्रियाज की शिकायत ना हो। बहुत सारे पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस होना शुरू हो जाता है। ओज़ेम्पिक या सिग्लूटाइड का जो ओवर यूज है, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये टीके ही इनका वजन कम करेंगे, इसके इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों को जो गॉल स्टोन यानी कि पित्ते में पत्थरियों की शिकायत हो सकती है। सही। इसके अलावा आपकी बॉडी में एक नेचुरल फैट है, यानी ओज़ेम्पिक फेस एक स्पेसिफिक किस्म का फेस होता है। एक नेचुरल फैट आपकी बॉडी में चाहिए आपके फेस पे आपको ग्लो दिखाने के लिए। वो वाला फैट भी ओज़ेम्पिक और सिग्लूटाइड लॉस करना शुरू कर देते हैं, जिससे फेस की शेप भी खराब होना शुरू हो जाती है। सही। ये तब है जब आप इसको बहुत ज्यादा ओवरडोजिंग नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे अगर इसको आप मतलब लिमिट में ले सकते हैं, अगर आप इसकी हाँ बिल्कुल आप इसकी जो मिनिमम डोज है वो ले रहे हैं और प्रॉपर SOP के साथ ले रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि इसका फिर ये साइड इफेक्ट नहीं है जो आप बता रही हैं? From my side, it is 100% recommended for the patients जो ऑलरेडी सारी कोशिश कर आए हैं कि उनका वेट लूज नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ ओज़ेम्पिक या सिग्लूटाइड को इस एक्सपेक्टेशंस के साथ डोज बढ़ाते जाना, यानी इसकी जो डोज अब ट्राइसिपेटाइड भी आ गया है, इनकी जो स्टार्टिंग डोज है वो 0.25 mg है, जिसको हम टॉलरेंट डोज कहते हैं। आप टॉलरेंट डोज सबसे पहले अपने पेशेंट को 1 महीना लगवा के देखें, उसमें ये कि थोड़ी बहुत क्रेविंग्स भी कंट्रोल हो जाती हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी इंप्रूव हो जाती है, गट मोटिलिटी भी थोड़ी स्लो डाउन होती है, पेशेंट को इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डोज होती है 0.5 mg, जिसमें हम कहते हैं कि वेट लॉस स्टार्ट हो गया है। जब पेशेंट्स का वेट लॉस होना शुरू होता है, जैसे कि 2 से 3 किलो महीने का, बहुत सारे पेशेंट्स का 5-5 kg भी लूज हो जाता है, और समटाइम इन इंजेक्शंस की वजह से सबक्यूटेनियस फैट यानी कि बॉडी में फैट लूज हो रहा होता है, वजन बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा होता, आपकी देखने में बहुत स्लिम लुक आई होती है। तो पेशेंट्स भी लालच करते हैं और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी कहते हैं इसकी डोज बढ़ा दें, तो इसका ओवर यूज करना यानी 1.4 mg 2.4 mg तक डोज लगाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। उस पे फिर आपको इतना ज्यादा बॉडी को भी प्रॉब्लम आता है, बॉडी डिहाइड्रेट भी होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है, डायरिया भी होता है, अप डाउन भी बहुत ज्यादा होते हैं, हेयर फॉल भी आता है, पैंक्रियाटाइटिस भी आता है। तो सबसे पहली मेरी ये सजेशन है कि 100% एक्सपेक्टेशंस आपने इन इंजेक्शन से नहीं रखनी कि 100% यही हमारा काम करेंगे। सेकंड ये कि आपने इसको सिर्फ और सिर्फ कोई मैजिक समझ के यूज नहीं करना कि अब हम ये टीका लगा रहे हैं और अब हम दुनिया की हर चीज खा सकते हैं कि हमारा वेट लूज हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, लो डोज पे रहें, 0.25 mg की डोज को कम से कम 1.5 से 2 महीने यूज करें। अगर यही आपको इफेक्टिव है तो आप इसी पे रहें। उसके बाद 0.5 mg की डोज कम से कम आप 3 मंथ्स के लिए लें। हमारे यहाँ 2 डोजेज 0.25 mg की दी जाती हैं, उसके बाद डायरेक्टली 0.5 mg की 2 डोजेज दी जाती हैं और डायरेक्ट पेशेंट 1 mg की डोज पे चला जाता है, और इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं। फिर इन इंजेक्शंस को बुरा कहा जाता है और कहा जाता है इनसे तो बुढ़ापा आ गया, इनके तो साइड इफेक्ट्स आ गए। तो हमेशा याद रखना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस इट इज। और ये ग्रेजुअली स्लोली जो आपने फॉर्मूला बताया है, ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। अच्छा, अब जिस तरह से आप ये बात करिए ना कि भाई ठीक है, आपने स्लो करके अपना वेट जो है वो रिड्यूस करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी का शिकार होते हैं। मतलब अब मैं अगर उन लोगों के बारे में बात करूं जिनकी शादी होने वाली होती है, या वो लड़कियां थोड़ी सी हेल्दी होती हैं, लड़के थोड़े से हेल्दी होते हैं, तो वो फौरन कहते हैं 3 मंथ्स हैं, 3 महीने बाद तो हमारी शादी है, तो हमने फौरन से वेट लॉस करना है। तो उस सारे सिनेरियो में स्टक होने के बाद उनको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब वो पूरा दिन भूखे भी रह रहे हैं, फिर वो सारी डाइट भी जो है वो फॉलो हो रही है, लेकिन किस लिए कि भाई एक मखसूस दिन है, उस दिन अच्छा लगना है, और उसके बाद फिर क्या, फिर वो जाहिर सिचुएशन अलग हो जाती है। एग्जैक्टली। और प्री प्रेगनेंसी तो ये रिकमेंडेड है। अगर कोई फीमेल इस तरह की है जो कि प्रेग्नेंट हमल करना चाह रही है, तो फिर रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर समटाइम PCOS या हार्मोन्स का इशू है तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी हो गई है या आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो आपने बिल्कुल भी इन इंजेक्शंस को इंजेक्ट नहीं करना। या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री है, किसी को लबलबे का प्रॉब्लम हुआ था, या किसी को हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हुआ था, या कोई दिल का मरीज है, तो आपने डायरेक्ट जाके इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी डॉक्टर हफ्सा कि अगर आप ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल करने जा ही रहे हैं, और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये इंजेक्शन लगाए और फिर आपका वेट रिड्यूस होगा,
तो पहले आप अपने सारे LFTs करवा लें, पहले आप सारे अपने जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब करवा लें, एक प्रॉपर आप अपना लैब ले लें। हाँ, उसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर हेपेटाइटिस हिस्ट्री। अब जाहिर सी बात है, जब लोगों को ये कहते हैं ना कि जी हेपेटाइटिस है या पेनक्रियाटिक पेशेंट है एंड ऑल, तो वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, जिनको ये मैदे की बीमारी है ना, बस वही वो चेक करा लें और फिर ओज़ेम्पिक यूज कर लें। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उनको स्किन के इश्यूज भी हो सकते हैं, उनको ब्लड में भी हो सकता है कोई एलर्जी हो जाए। तो अगर तो आप इस इंजेक्शन पे जा रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपके सारे लैब रिजल्ट्स आ जाए। सबसे पहले आपने अपने बेसिक टेस्ट, उसमें CBC, LFTs, RFTs, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आपने पहले ही ऐड ऑन कर दिया। बहुत ज्यादा CRP करवा के देखें, ESR करवा के देखें, थायराइड करवा के देखें, इंसुलिन के टेस्ट करवा के देखें। उसके बाद आपने डिसाइड करनी है इसकी डोज। और जब भी आपने इन इंजेक्शंस पे जाना है, दो चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और उनके फेस पे झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने कुछ स्पेसिफिक मल्टीविटामिन, जिनमें विटामिन E बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, आपने स्पेसिफिकली लेते रहना है। सेकेंड, आपने आयरन इनटेक का बहुत ख्याल रखना है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी ना हो जाए। आपकी शादी है या आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपका आयरन ही बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो आपने आयरन और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। तीसरा, जिंक के कुछ सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपने लाजमी इस तरह जो है वो यूज करना है। सही। अच्छा हफ्सा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, ये तो ओज़ेम्पिक हो गए, ओज़ेम्पिक के आपने बता दिया कि इस तरह से इसको जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हैं, टेस्ट करवाने। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो नेचुरली वजन कम करना चाहते हैं एक्चुअली। तो उसके लिए सबसे पहले 2 कॉज होने चाहिए। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका वेट जो है वो क्यों गेन हुआ है, या आप बचपन से ही इसी बॉडी मास के साथ हैं। और अगर वो वजूहात आपको पता है, तो सबसे पहले आप वो वजूहात कट डाउन कर लें। मतलब एक इंसान को खुद पता होता है कि मेरी डाइट क्या है, क्या इससे मेरे वजन में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो इससे पहले कि आप किसी हैवी एक्सरसाइज पर जाएं, इससे पहले कि आप कोई बड़े फैसले करें कि जी ठीक है मैं इंजेक्शन लगवाना चाहता हूँ या लगवाना चाहती हूँ, या जो भी आप डिसीजन ले रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, उससे पहले जरूर सेल्फ चेक करें कि वेयर इज द प्रॉब्लम। सबसे पहले जैसे बॉडी की टाइप्स है ना, एंडोमॉर्फ्स जो बॉडी है उनको स्टार्टिंग से मोटापा होता है। तो जिनको स्टार्टिंग से फैमिली में मोटापा है, तो पेरेंट्स को ये सजेशन है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा काउंसल करते जाएं कि हमारी फैमिली में ये जेनेटिक इशू है, आपने खुद को कंट्रोल करना है, क्योंकि एंडोमॉर्फ बॉडी पे थोड़ा जल्दी मोटापा आता है। तो सबसे पहले उनको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करना चाहिए। जो लोग रात के पहले पहर में, यानी कि 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोते हैं, नाश्ता अच्छा करते हैं, दोपहर का खाना टाइम से खाते हैं, डिनर मगरिब के बाद कर लेते हैं, उनको कभी भी मोटापा नहीं आता। मोटापा आने के सबसे पहले 2 रीजन यही है। एक तो पूरी रात आजकल की जनरेशन ने जागना है, और उसके बाद सुबह को नाश्ते के टाइम पे सोना है, 12 बजे उठ के खाना है, उसके बाद पूरा दिन काम करना है। और हेल्दी टाइम जो आपकी एक्टिविटी एक्सरसाइज का टाइम है, बहुत सारे लोग अब दोपहर को अपनी जॉब से, काम से आके असर से मगरिब के दौरान सोते हैं या सम टाइम इशा तक सोते हैं, उसके बाद जागते हैं, और जो सोने का टाइम है उस टाइम पे खाते हैं, रात के 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे डील्स ऑर्डर हो रही हैं, जो कि मोटापे का सबसे बड़ा रीजन है। तो सबसे पहले आपने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है। एक तो टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, दूसरा अपनी मील टाइमिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, शुगर्स को कट आउट कर देना है, व्हाइट शुगर को अपनी जिंदगी से निकाल देना है। जब ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो नेचुरली ही आपको मोटापा नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करके देखें, अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करें, अपनी बॉडी टाइप को समझें। बॉडी टाइप आपकी 3 तरह की हो सकती है। उसमें एक्टोमॉर्फ्स बॉडी है, जो कि हमेशा सिलेंड्रिकल रहते हैं, कुछ भी खा लें वो मोटे नहीं होते। सेकंड, मीजोमॉर्फ बॉडी है, जो कि मीडियम बॉडीज होती हैं, जब वो बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो वो पतले हो जाते हैं। और थर्ड बॉडी होती है जिनके चौड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा गेन वेट के साथ पैदा होते हैं। उन्होंने थोड़ी सी केयर करनी है, उनका भी वेट बहुत जल्दी लूज होता है अगर वो अपने आप को प्रॉपर और हेल्दी लाइफस्टाइल में ले आते हैं। तो आपके वाली बात पे सबसे पहले तो अपना बॉडी टाइप समझे, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, इसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए। बाकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली बेसिस पे 15 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन बनाएं और अपनी मील टाइमिंग्स को चेंज करें, तो आपका वजन वैसे ही कभी नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हफ्सा। और बात यही है कि जब भी आप किसी वजह से कोई भी फैसला लेने जा रहे हो अपनी लाइफ में, उसको सबसे पहले आप अपना सेल्फ चेक करें, अपनी खुद की सराउंडिंग में जो सूरत हाल है वो चेक करें। वजन कम करना है, वजन बढ़ा क्यों है, पहले इसके ऊपर सोचें, इसके ऊपर बात करें। अगर वाकई रोजाना
4 पराठे, 2 पराठे, 1 पराठा खाने से या बटर खाने से या कोई और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप खा रहे हैं उससे आपका वजन बढ़ा है, सो उसको कट डाउन कर दें। दैट्स सिंपल आइडिया। उससे ये होगा कि आप खुद अपने आप को मैनेज करना सीखेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप खुद अपने ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप खुद अपना सेल्फ चेक भी कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये होती है कि आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें। जब आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर करते हैं, और उससे ये होता है कि आपको पता होता है कि जी अब मैंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सारा प्रॉब्लम आपकी इरेगुलर डाइट की वजह से होता है, लेकिन जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो शायद आपकी मसल एक्टिविटी, शायद आपकी बॉडी टेक्सचर उतना अलाउ नहीं है। मैं स्पेशली खवातीन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो इतना अलाउ नहीं कर रही होती, तो उससे आपको दूसरे फिर जो है ना वो क्रैम्प्स आने लगते हैं, दूसरे फिर आपको इंजरीज होने लगती हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। सो फाइंड आउट योर प्रॉब्लम विद इन योर सराउंडिंग। आप खुद पहले चेक करें कि प्रॉब्लम कहाँ है। हार्मोन्स की वजह से तो वेट आपका नहीं गेन हो रहा, कोई और आप ऐसा तो नहीं है आपको स्लीप डिसऑर्डर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो खुद चेक करें, खुद अज्यूम करें। नहीं होता उसके बाद जिम भी ज्वाइन करें, डाइट पे भी जाएं। अगर आप ये इंजेक्शन लेना चाहते हैं सो व्हाई नॉट, एहतियात के साथ आप फिर इनको ले लें जिस तरीके से हमारे ये डाइटिशियन बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। भाई क्या चल रहा है स्टार्स की ज़िंदगी में, क्या है सितारों का हाल, सितारों की चाल। और जाहिर सी बात है हम ज़रूर आपको इस हवाले से बताते हैं कि भाई वर्गोस क्या कर रहे हैं, लियो की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, टॉरस की ज़िंदगी में क्या कुछ है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं उनसा शाह मौजूद हैं, और उनसा से हम पूछेंगे कि जी आज वो हमें क्या बता रही हैं कि स्टार ऑफ द वीक कौन सा स्टार है, किसकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और क्या चीज़ें एहतियात के साथ लोगों को आगे गो थ्रू करनी चाहिए। तो उनसा को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। मौसम अच्छा हो गया है कराची का उनसा? बहुत जबरदस्त हो गया है, और कल बारिश मतलब हल्की सी वो ड्रिजलिंग हो रही थी और हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी। हाँ। तो वेदर अच्छा हो तो मूड अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। और कराची के लोग तो चाहते हैं कि इस तरह का रेनी वेदर रहे, लेकिन साथ में ये भी होता है कि जब तेज़ धुआंधार बारिश हो रही होती है ना, फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। जाहिर सी बात है, फिर वो हम लोग कहते हैं कि जी अब बारिश किसी तरीके से रुक जाए, वही ज़्यादा बेहतर है। तो भाई बताएं क्या आप देख रही हैं आगे सीजन जो है, हमारे जो स्टार्स हैं स्पेशली वर्गो, स्पेशली लियो, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो, जितने भी हमारे स्टार्स हैं उनकी लाइफ में क्या बेहतर होने जा रहा है, और स्टार ऑफ द वीक कौन सा स्टार होने वाला है और किसको क्या एहतियात करनी चाहिए, तो प्लीज़ बताइए। और मैं कहूँगी कि आज आप जो है वो एरीज से शुरू कर लें। एरीज से शुरू करें, चलें ठीक है। एरीज के लिए जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो एरीज वालों के पास तो पैसा ही पैसा आने वाला है। कोई लॉटरी निकल सकती है, कोई जैकपॉट निकल सकता है, कोई कारोबार ऐसा कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई उनकी ट्रेडिंग चल रही है। जैसे आजकल ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो कोई फायदा है, पैसा आ रहा है काफी सारा। कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वहां से भी पैसा रिकवर उनको हो सकता है। और माली फायदा उनको बहुत होगा, और सैलरी बढ़ सकती है, कारोबार में कोई मुनाफा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी सेल की है उसमें से फायदा हो सकता है, और स्टेबिलिटी आ रही है। एरीज वालों की लाइफ में जो एक अनसर्टेनिटी थी, वो अप एंड डाउन जो चल रहा था कुछ अरसे से, तो अप एंड डाउन स्टेबिलिटी में चेंज हो रहा है। आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है कि सही फैसले कर रहे हैं अपनी जिंदगी को लेकर, चाहे वो शादी को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, या फिर अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन को लेकर जो है कोई बहुत बड़ा कोई अहम फैसला, कोई मैच्योर फैसला करेंगे जो उनकी लाइफ में काफी प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। तो काफी स्टेबल लाइफ आगे एरीज वालों की रहेगी, और कुछ अरसे से जो एक कश्मकश में थे एरीज वाले, उससे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टार की तरफ चलते हैं, टॉरस की तरफ। और टॉरस वालों के लिए भी बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड जो है वो हैप्पीनेस का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है। जिन टॉरस वालों की शादी नहीं हो रही है, शादी के मसले हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उनकी शादी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से होगी। चाहे वो लव मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं, अरेंज मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं।
हैं। और फिर एक फैमिली सपोर्ट नजर आ रही है, खुशियां घर में, एक हैप्पीनेस नजर आ रही है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, किसी ट्रैवल पे जा सकते हैं, वेकेशन प्लान कर सकते हैं, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, टॉरस वालों की फीमेल्स हैं तो घर में खुशियां, स्टेबिलिटी, और फिर बिजनेस में भी कोई सरप्राइज उनको मिल सकता है, कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई ऐसा काम जो रुका हुआ था काफी अरसे से नहीं हो पा रहा था तो वो काम भी उनका इस हफ्ते हो जाएगा। ये तो चले बड़ी अच्छी खबर है। जेमिनाई की बात करते हैं, यहाँ पे फोकस जो जेमिनाई वालों का है वो है उनका काम, उनकी फाइनेंसेस, उनके मनी मैटर्स जो हैं वो इस वक्त वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, और वो इधर उधर कहीं भी उनका फोकस नहीं है सिवाय उनका काम। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक डायरेक्शन उनको मिल जाए। तो वो जो कंफ्यूज थे जेमिनाई वाले, मुख्तलिफ ऑप्शंस देख रहे थे, लेकिन उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा और उसी की तरफ उनका फोकस होगा। तो कोई प्रॉपर्टी मैटर कोई फंसा हुआ है, कोई जमीन जायदाद का मसला है, कोई विरासत का मसला है, पैसे कहीं फंसे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत एक अच्छी मूवमेंट भी है, एक्शन भी है और काम भी है। काम आ रहा है उनके पास, कोई नया प्रोजेक्ट उनको मिल सकता है, कोई फ्रीलांसिंग उनको मिल सकती है, तो वहां से कोई एक्स्ट्रा मनी वो अर्न कर सकते हैं अपनी स्किल्स पे। मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। सही। फिर बात करते हैं कैंसेरियंस की। ओवर थिंकिंग थोड़ी लग रही है कि वो हर चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, और सेहत का उनको बहुत ख्याल रखना है अपनी ना। कैंसेरियंस को सेहत थोड़ी मुतासिर हो सकती है। अदरवाइज ये भी मुझे बहुत सोच समझ के कोई फैसला ले रहे हैं, शादी का फैसला होगा या उनका जॉब का या बिजनेस का उनका कोई डिसीजन है, या कहीं ट्रैवल पे जाना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उनके लिए भी वो बहुत सोच समझ के करेंगे, किसी से मशवरा करेंगे, किसी को अच्छे मशवरे दे रहे हैं, किसी से मशवरा ले भी रहे हैं और लोगों को भी अच्छा मशवरा दे रहे हैं। सही। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है कैंसेरियंस की। सही। फिर बात करते हैं लियो वाले की। लियो वाले जो हैं वो थोड़े स्पिरिचुअल ज्यादा मुझे नजर आ रहा है कि उनका रूहानियत की तरफ ज्यादा रुझान होगा, इबादत की तरफ, मेडिटेशन उनके लिए बहुत अच्छी है। पीस ऑफ माइंड चाहता है इस वक्त लियो, वो चाहता है कि सुकून चाहिए। कहीं जॉब कर रहे हैं, फैमिली, घर, लेकिन उनको पीस चाहिए, उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए कि कोई भी जॉब करें, बिजनेस करें, शादी करें, लेकिन उनके लिए अहम जो है इस वक्त पीस ऑफ माइंड है। तो पीस ऑफ माइंड उनको मिलेगा और हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक लें, जॉब से थोड़ा ऑफ ले लें, वेकेशंस प्लान कर लें, घर में हो सकता है वक्त गुजारें, या किसी ट्रैवल की तरफ भी जा सकते हैं। सही, बिल्कुल। फिर वर्गों की बात करते हैं। हाँ, वर्गों वालों को सेविंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा। और सेविंग उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 4 के कार्ड्स हैं। अच्छा। तो सेविंग नहीं कर पाते हैं, वो पैसे जल्दी क्विक खर्च हो जाते हैं, पैसे आए और खर्च हो गए, और सैलरी आई और 10 दिन में खत्म हो गई। तो सेविंग उनको शुरू में ही सेविंग करनी चाहिए। जैसे ही उनका मंथली जैसे आता है, इनकम होती है, तो शुरू में ही कुछ अमाउंट सेव करें। चैरिटी उनके लिए बहुत अच्छी है, चैरिटी करें, लोगों की मदद करें। फिर हैप्पीनेस भी नजर आ रही है, दोस्तों के साथ पार्टी, फन नजर आ रहा है कि गैदरिंग होगी, दोस्तों के साथ कहीं सफर पे जा सकते हैं। शादी को लेकर वर्गों वालों के बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। कोई प्रपोजल उनको आ सकता है, डायरेक्ट कोई प्रपोज कर सकता है, और जो है वो एक फन टाइम, पार्टी टाइम नजर आ रहा है वर्गों वालों का। फिर लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए जस्टिस का कार्ड है। बैलेंस करेंगे अपनी चीजों को, अपने अकाउंट्स को, अपने इनकम को, पैसों को, अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को। शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं लिब्रा वालों के, शादी भी हो सकती है, कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। जमीन जायदाद का कोई मसला है, कहीं पे फंसे हुए हैं, कोई लीगल मैटर है, कोई कोर्ट में कोई चल रहा है उनका केस, तो वो भी उनके फेवर में जा सकता है। एजुकेशन वाइज लिब्रा बहुत आगे जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अब्रॉड जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं लिब्रा वालों के।
सही। फिर स्कॉर्पियो वालों के लिए जो कार्ड है वो है थोड़ा चैलेंजिंग वाला, कि कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। कोई शादी को लेके थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, कि शुरू में चैलेंजेस होंगे लेकिन वो जब काम हो जाएगा, ले लेंगे तो आगे स्मूथ चलेगा। लेकिन स्टार्ट लेते हुए उनको थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना, नहीं कि रुकावटें आ सकती हैं, डिले हो सकता है, जॉब ज्वाइन करनी है, शादी करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई जमीन जायदाद का मसला है, कोई काम कर रहे हैं, ऐसा लेन देन है, तो स्कॉर्पियो का थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आ रहा है। फिर बात करते हैं वहां की सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वालों को एक दो चीजों, एक तो सेहत को, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, दूसरा ये कि अपनी पर्सनल बातें या फ्यूचर प्लान्स आप लोगों से शेयर मत करें। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको नुकसान होगा, हो सकता है आपका काम ही ना हो, नजरें बद लग सकती है, कामों में रुकावटें आ सकती हैं। और दूसरा ये कि जो है वो अपनी बातें, पर्सनल बातें नहीं करें। और दूसरा ये कि जो आपकी कैश रखते हैं, ज्वेलरी है, कोई ऐसी कीमती चीज है, उसको लेकर भी आपने अपना एहतियात से जगह पे रखें, वरना चोरी भी हो सकती है। राइट। अब कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। हाँ जी, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए फूल का कार्ड है, जो न्यू बिगिनिंग्स को शो करता है कि उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, एक नई लाइफ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिसमें कोई नया किसी जगह पे जाकर अपना घर ले सकते हैं। मूवमेंट नजर आ रही है, कोई ट्रैवल हो सकता है, शादी की जिंदगी एक शुरू हो सकती है, कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त बड़ा एक्साइटेड लग रहा है कैप्रिकॉर्न, एक न्यू जर्नी की तरफ, एक नया रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो न्यू बिगनिंग्स हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। फिर एक्वेरियस की बात करते हैं, कोई गुड न्यूज आने वाली है, कोई खुशखबरी, स्पेशली अगर आपका किसी दोस्त से नाराजगी हो गई है तो दोबारा से पैचअप हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ। और रोमांटिक टाइम नजर आ रहा है एक्वेरियस वालों का, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब को लेकर कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, बिजनेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकती है, कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो वहां से आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। सही। लास्ट में जो पाइसेस वालों के लिए है, पाइसेस को अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्पेशली मेंटल हेल्थ जो है, थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन आपको फील होगा, काम आपके फंसे हुए हैं तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, कोई काम आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, थोड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं आपके माइंड में कि क्या करें क्या ना करें, अपने प्रोफेशन को लेकर कंफ्यूजन्स हो सकते हैं। लेकिन आपकी विल पावर, अल्लाह ने बहुत आपको ताकतवर बनाया है, आप अपनी विल संभाल करें, हिम्मत करें और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए। हर काम जो है वक्त पे करने की कोशिश करें, सुबह जल्दी उठें, काम की शुरुआत करें, तो आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन है वो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक कर सकता है। यस, डिसिप्लिन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। और अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं तो जाहिर सी बात है ये डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे काम जो है वो करवा देता है। जस्ट लाइक दैट कि आपके पास टाइम बचता है। लोगों का असल प्रॉब्लम क्या है कि जी टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वो उसको मैनेज कर लें और वो सोकर जो उठना होता है नहीं, अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो बहुत सारे काम आप अपने प्लान कर सकते हैं कि आपने मिड डे तक क्या करना है, फिर आपने लेट इवनिंग में क्या चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें रोजाना आप डे टू डे प्लान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और मजीद बहुत सारी चीज़ें हम उनसे से पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, उनसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसा से हम पूछ रहे हैं स्टार्स के बारे में। अच्छा उनसा, जिस तरह से आप बताती जा रही हैं तो ये बताएं ना, स्टार ऑफ द वीक कौन सा है इस दफ़ा? कौन सा ऐसा स्टार है जो आपको लग रहा है कि इस वीक में थोड़ा रॉक कर रहा है? देखिए, कार्ड्स के हिसाब से एरीज का जो कार्ड है वो बहुत जबरदस्त आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैं कहती हूँ कि स्टार ऑफ द वीक जो है वो एरीज को जाएगा,
क्योंकि एरीज वालों के पास पैसा भी आ रहा है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है, शादी भी हो रही है, कोई अपनी लाइफ को लेकर कोई अहम फैसला भी कर सकते हैं, फायदा होगा हर लिहाज से, उनको गुड न्यूज भी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। तो स्टार ऑफ द वीक जो है वो एरीज बुर्ज हुमल के लिए होगा। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। अच्छा उनसे जिस तरह से हम ये सारा कुछ पता कर रहे होते हैं आपसे कि भाई किसी स्टार की जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद अब दूसरा स्टार कौन सा देख रही है कि इस वीक में एरीज के बाद जिनका लग रहा है कि नहीं भाई ये रॉक करेंगे, इनका ये हफ्ता बेहतर रहेगा? उसके बाद आई थिंक जेमिनाई वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, वर्गो वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और लियो वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा जी। अच्छा, ये तो हो गए भी लियो, वर्गो, एरीज और जेमिनाई, इनके लिए हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन जो बाकी स्टार्स होते हैं वो भी उतने ही इक्विवेलेंट हैं और वो लोग भी उतने ही मतलब जो जिसका स्टार जो होता है उससे बहुत रिलेट करता है। तो जब हम कहते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, बेसिकली इसका मकसद क्या होता है? लोग इससे क्या एज्यूम करें, लाइक इन व्हाट वे? हम जब आप ये बात कर रही होती है कि नहीं ठीक है आपको इस वीक में ये देखना है, सो व्हाट डज दैट मीन कि भाई इसका मतलब क्या है कि भाई ये हफ्ता ठीक नहीं रहेगा, तो क्या एहतियात करनी चाहिए? जी, हफ्ता ठीक नहीं रहने का तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम एहतियात करने की बारे में बात करते हैं कि आप इस चीज से बचें। चाहे आपकी मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो अपने आप को डिप्रेशन से बचाएं। आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपकी ट्रैवल में रुकावट है, थोड़ा डिले कामों में हो सकता है, तो इंतजार करें, पेशेंस रखें। तो और कोई ऐसा काम जो आप करने वाले हैं, तो उस चीज से हम आपको जो है मोहतात रहने के बारे में बात करते हैं। टैरो हमेशा गाइड करता है, प्रिडिक्ट करने के अलावा वो आपको गाइड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, आप उन चीजों से बच सकते हैं। आप आगे अगर आपका नुकसान होने वाला है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, आपका हेल्थ इशू होने वाला है, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, तो जिस तरीके से मैंने वर्गो की बात की आपके स्टार के बारे में कि आपको सेविंग करनी चाहिए, आप सेविंग नहीं करते हैं, पैसे जल्दी खर्च हो जाते हैं, तो उन लोगों को सेविंग करनी चाहिए। तो इस तरह हम रेमेडी देते हैं कि आप जो है अपनी चीजों को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सही, और ये बड़ी बेनिफिशियल चीजें होती हैं कि आप लोगों को पहले से जो है वो गाइड करते हैं। अच्छा, कुछ स्टार्स के बारे में बात करते हैं। ये बताएं हानिया क्या कर रही हैं आजकल, उनके स्टार्स क्या कह रहे हैं? अच्छा, हानिया के लिए कार्ड, जैसे ही मैंने कार्ड निकाला टैरो का, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इस वक्त तो बहुत अच्छी पोजीशन है हानिया की, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, उनका करियर इस वक्त बहुत अमेजिंग चल रहा है और वो अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और जो भी फैसले करती हैं, जो भी प्रोजेक्ट करती हैं, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। आगे भी जो प्रोजेक्ट्स करेंगी, जो ब्रांड्स के साथ उनका कनेक्शन होगा, वो बहुत बड़े पैमाने पे काम करेंगी। बड़ी स्क्रीन हो सकती है उसमें, या फिर टीवी पे भी जो शोज होंगे या ड्रामाज होंगे वो बहुत बड़े प्रोडक्शन के होंगे, या जिन ब्रांड्स के साथ काम करेंगी वो बहुत बड़े ब्रांड्स होंगे। तो इस वक्त जो उनका करियर बहुत बेस्ट चल रहा है हानिया आमिर का। सही। अच्छा, मेल एक्टर्स में? मेल एक्टर्स में देखिए यहाँ पे वहाज का बहुत अच्छा, मैंने वहाज ही कहना था उनसा हमारी वाइफ बिल्कुल मैच कर रही है। तो उनके लिए टेम्परेंस का कार्ड है कि वो इस वक्त बहुत केयरफुली चल रहे हैं, ज्यादा ओवरलोड नहीं हो रहे हैं। अच्छा। जो चीजें उनके लिए बेस्ट हैं वो बहुत सिलेक्टिव हुए हुए हैं, बहुत पेशेंस के साथ अपने करियर को लेके चल रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें उनका लॉस हो या उनके फेम में जो है वो नुकसान हो। तो इस वक्त बड़ा बैलेंस करके चल रहे हैं, बहुत एहतियात करके चल रहे हैं, बहुत केयरफुली चल रहे हैं। और आगे जाके बहुत मुझे लगता है कि वहाज का जो करियर है वो फ्यूचर उनका बहुत जबरदस्त है। लोग उनको बहुत चाहते हैं, सराहेंगे, प्यार करेंगे, फेम नजर आ रहा है वहाज का। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वहाज का जो आगे जो आप देख रही हैं करियर वो बड़ा अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा बिलाल अब्बास?
जी, बिलाल अब्बास के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो हैप्पीनेस और सक्सेस का कार्ड है, तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत आगे और ज्यादा बेहतर होगी और परफॉर्मेंस वाइज, एक्टिंग वाइज उनकी जो है करियर बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। अवार्ड्स मिल सकते हैं उनको, अचीवमेंट मिल सकती है। सही। अच्छा, सबा कमर। सबा कमर जो है सिलेक्टिव काम कर रही हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि बहुत सिलेक्टिव प्रोजेक्ट करेंगी, बहुत सारे, ये नहीं कि ऑफर्स उनको बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आप देखा होगा कि फीमेल जो है वो बहुत लोग आ रही हैं, तो कंपटीशन का सामना भी उनको करना पड़ा है सबा कमर को, लेकिन भरपूर तरीके से मुकाबला कर रही हैं और आगे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। जो भी काम करेंगी लोग उनको बहुत पसंद करेंगे। सही। अच्छा उनसा, ओवरऑल बताइए कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है इस ईयर में वो कितनी राइज करेगी, कैसा रहेगा ड्रामा इंडस्ट्री के लिए ये साल, और कौन कौन से आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये कार्ड्स इस तरह के हैं कि इंटरनेशनली हमारे स्टार्स जाके जो है कुछ मुख्तलिफ करेंगे, हमेशा की तरह कुछ नया करेंगे? बिल्कुल, देखिए कार्ड्स तो ड्रामा इंडस्ट्री के लिए सारे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। इसमें 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है, जो फेम का कार्ड भी है, फाइनेंस का कार्ड भी है, अर्निंग भी अच्छी होगी, स्टेबिलिटी आएगी, इंटरनेशनली हो सकता है कि उनका कोई जैसे वेंचर हो सकता है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं हमारी ड्रामास को। लोग पाकिस्तान के बाहर भी लोग देखते हैं और मकबूलियत नजर आ रही है। लेकिन मतलब ये है कि और भी प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा, कि ड्रामास बहुत ऑन ईयर होंगे, उनकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि अगर 10 ऑन ईयर हो रहे हैं तो 20 ऑन ईयर हो सकते हैं, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रोडक्शंस नजर आ रही हैं। तो ड्रामा इंडस्ट्री बहुत स्टेबल है, अच्छे तरीके से चलेगी और स्टार जो हैं वो इंटरनेशनल भी कुछ हो सकता है कि मिलके कुछ स्टार्ट करें और इंटरनेशनली ट्रैवलिंग वगैरह इनकी चलती रहेगी, ब्रांड्स के साथ उनकी कोई काम। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो काफी एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रहा है कि काम बहुत होगा हमारी इंडस्ट्री में। सही। तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको, और ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी राइज कर रही है और ज़्यादा राइज करेगी। अच्छा, ये जब आप बताती हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है या 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थोड़ा सा लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट, ये कार्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। पहले हमने एक डेथ कार्ड जो है वो डिस्कस किया था जिसका मतलब था कि न्यू लाइफ, तो अभी थोड़ा सा इस कार्ड के बारे में बताइए कि ये जो 8 ऑफ वॉन्ड है जिसको आप कहती हैं कि जी शोहरत का कार्ड है, ये किस तरीके से पता चलता है और ये ज़्यादातर किन लोगों के हिस्से में आ रहा होता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ फेमस होते हैं, ऐसा भी होता है कि अगर कोई डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने उस सराउंडिंग में फेमस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई साइंटिस्ट अपने लिए कोई चीज़ बना रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग में फेमस हो सकता है। ज़रा इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए। जी 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है, वॉन्ड्स फायर का कार्ड होता है और फायर एलिमेंट जो है एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि बहुत सारा काम, एक्शन होना, फिर मूवमेंट का कार्ड होता है और फेम का कार्ड भी होता है और करियर का है ये कार्ड, प्योर प्रोफेशन, करियर से रिलेटेड होता है। वॉन्ड जो है रिप्रेजेंट करता है करियर को, आपके प्रोफेशन को, आपके काम को, एक्टिविटीज को, ट्रैवल को, कोई भी एक्टिविटीज हो, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो जिसमें आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आपको फेम भी चाहिए, आपको काम भी चाहिए, आपको ऑफर्स भी चाहिए, तो डिफरेंट मल्टीपल काम जो सरंजाम दे रहे होते हैं एट अ टाइम और बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं अपने प्रोफेशन में, उनके लिए ये कार्ड आता है। और कोई सफर पे जा रहा होता है, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का कार्ड भी होता है कि जिन लोगों की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, स्पेशली जो होस्ट कर रहे होते हैं या किसी ऐसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं जिसमें नेटवर्किंग, लोगों से मिलना मिलाना, कम्युनिकेशन, एक्टिविटीज, लोगों के साथ जो है मीटिंग्स करना, तो इवेंट्स में जाना, ये इन सारी चीजों करता है ये कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड। सनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम उनसा, और बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुई और सारे लोगों को पता चल गया होगा भाई उनको किस किस चीज़ से एहतियात करनी है, तो एहतियात करें। और लाइफ में अगर आप किसी भी मसले के ऊपर कोई भी गाइडेंस चाहते हैं ना, तो उसका नाम है सब्र। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, सब्र करें,
तो ये वो चीज़ें होती हैं ये हीलिंग थेरेपी भी होती हैं, ये इग्नोरेंस भी होती है, और ये इसके सवाब भी बहुत है, इसका अजर भी बहुत है। तो जिस तरह से भी उनसे कह रही थी ना कि हम लोगों को ये बताते थे कि आपने एहतियात करनी है, आपने थोड़ा वेट करना है, इंतज़ार करना है, सब्र करना है, तो ये थ्रू आउट दी लाइफ अगर आप लाइफ स्किल्स सीख लें कि हाउ टू ट्रीट योर प्रॉब्लम्स, हाउ टू फेस प्रॉब्लम, तो उसमें सबसे पहला जो काम है वो सब्र का है। और दूसरा ये है कि आप अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी इतनी बेहतर करें कि आपको फ़र्क नहीं पड़े कि आपकी सराउंडिंग में आपके लिए क्या कुछ हो रहा है, आप बस अपना काम करते जाइए, मेहनत से आगे बढ़ते जाइए, एंड अल्लाह विल हेल्प यू। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस ब्रेक के, फिर उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं कि आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी खुद कैसे बेहतर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अच्छा जी, जब सेहत की बात आती है ना, तो सबसे पहले गट हेल्थ की बात आती है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका हाजमा अच्छा होना चाहिए, और जो कुछ आप खाते हैं वो कम से कम आप इस तरह से खाएं कि वो आपको लगे भी, और कम से कम वो आपके लिए इम्यूनिटी का सामान हो, मतलब यानी आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो। लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन उनकी इम्यूनिटी नहीं बन पाती। लोग बहुत ऑर्गेनिक भी खाते हैं लेकिन फिर भी गट हेल्थ ठीक नहीं होती। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ रानी आपा मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रानी आपा, गट हेल्थ कैसे बेहतर हो, क्या खाएं जो लगे भी और मोटापा भी ना हो? बहुत जबरदस्त सा टॉपिक है। हाँ, मैदा अगर आपका ठीक है तो आपकी गट हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं और आप बिल्कुल चाको चौबंद हैं। अगर मैदा जो हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है, जहाँ पर खाना हम अपने जब माउथ से खाते हैं तो मैदे में जाता है, और मैदे के बाद हमारे जो जिस्म जान का हिस्सा बनता है, जिसमें के आगे से जब उतर जाता है तो हमारे वो पेट में चला जाता है। पेट में आपको पता है कि हमारी किडनीज का जो काम है वो बिल्कुल हमारे ब्लड को फिल्टर करना है। ये तो दो किडनीज अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में दो छन्नियाँ बनाई हैं, जिसमें से तमाम जो खास चीज़ें होती हैं, जो हेल्थ होती है, वो इसमें से ले लेता है, और किडनीज इसको जो हमने अच्छी ग़िज़ा ली है उसमें से खून को लेकर हमारे जिस्म का हिस्सा बना देती है। इसके अलावा हमारी जो अहम है पेट के अंदर वो दो आते हैं, एक बड़ी आंत, एक छोटी आंत। छोटी आंत हमारी ग़िज़ा को हमारे जिस्म जान का हिस्सा बनाने में मदद करती है, और बड़ी आंत जो हमने फाजिल और बेगर्ज और लाज़रूरी चीज़ें इंटेक की हैं वो उनको बायफुज़ला निकाल देती है, और जिस्म के अंदर जो कुछ हमारे फुजलात और गैर फाजिल चीज़ें जमा हो गई हैं उनको निकाल देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मैदे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जी जनाब, बिल्कुल मैदे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। रानी आपा, ये बताएं कि क्या खाएं, क्योंकि आप जब बताती हैं ना, बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें बताती हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताती हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑर्गेनिकली क्या खाएं, फ़ायदा किससे होगा, फिर आगे हम जो है वो डिस्कशन बढ़ाएंगे। मेरी गुड़िया रानी, देखिए जो अल्लाह पाक ने जिस मिट्टी से हमें पैदा किया है, इसी मिट्टी से जो कुछ पैदा हो रहा है उसके खाने में हमारी बका है। हम लोग अपनी असलियत से दूर होकर आजकल जो सब्जियां, दूध, दही, फल, इनसे दूर होते जा रहे हैं। जंक फूड को और चिकन को हमने अपनी जिंदगी का लाजमी जुज़ करार दे दिया है। देखिए, हमारी ग़िज़ा के लिए, हमारे जिस्म जान के लिए, हमारे मैदे की हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना दही का इंटेक करें, ताज़ा सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल में रखें, और जनाब जौ का आटा यानी जौ की रोटी को अगर हम अपनी ग़िज़ा का, जिस्म जान का हिस्सा बना लेंगे तो हमारी जो गट हेल्थ है वो काबिले दीद हो जाएगी, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हमने फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया है। फ्रूट्स का इस्तेमाल मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा छोड़ दिया है कि हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं, और ये जो तमाम मुतदिल ग़िज़ा है इसके अंदर फ्रूट, हमारी अजनास शामिल है और हमारी सब्जियां शामिल हैं, और ये तमाम चीज़ें जो लोग कुदरत से दी हुई तख्लीक से
हमेशा जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के लोग बिल्कुल किसी किस्म की बीमारियों का शिकार नहीं थे। वो लोग वक्त पे उठते थे, वक्त पे खाते थे, वक्त पे सोते थे और उनकी जो ग़िज़ा थी बिल्कुल सादा थी। सुबह उठकर डट कर बेहतरीन से आला सुबह उठकर नाश्ता करते थे और नाश्ते में दूध का एक गिलास या लस्सी या ताज़ा मक्खन लेते थे या सादा रोटी के ऊपर अपने घर का मक्खन या दही या घी डालकर खाते थे और दूध का गिलास एक पी लेते थे और अनथक मेहनत करते थे, अपने खेतों में निकल जाते थे, काम करते थे। दोपहर को अर्ली 12-1 बजे तक वो अपने यहाँ दोपहर का खाना खा लेते थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अर्जुन बेहद थका हुआ होता था। थोड़ी देर के लिए कैलूला किया यानी आराम किया, फिर दोबारा से काम की तरफ मुतवज्जो हो गए और अनथक काम किया और मगरिब के वक्त तक अपने कामों को खत्म कर देते थे और उसके बाद फिर खाना खाया और फिर बैठे टीवी देखा, बातें की। आपको पता है पहले मोहल्लेदारियां बहुत थी, ये रिश्तेदारों का सिस्टम बहुत क्लोज था, लोग अपनों में रहकर खुश होते थे, कुछ गप्पियां करते थे और ईशा के वक्त तक सोने का उनका एक मामूल था। जब इतनी जल्दी सो जाते थे 2-2.5 घंटे घूमते थे, फिरते थे, बातें करते थे, गप्पे लगाते थे, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते थे, तो जो ग़िज़ा उन्होंने खाई थी वो भी हजम हो चुकी होती थी। अल्लाह ताला ने का जो एक निज़ाम है कि रात उसने आराम के लिए और दिन काम के लिए बनाया है। हमने ये जो सिस्टम है इसको उल्टा कर दिया। हमारे यहाँ जो लोग 11-12 बजे तक सो के उठने लगे हैं, वो जब उनकी बॉडी में सिस्टम स्लो होने लगता है तब वो लोग उठकर नाश्ता करते हैं, लिहाजा ये नाश्ता भी उनके लिए बीमारियों का सबब बन जाता है। रात को जो अल्लाह ताला ने आराम का एक सिस्टम बनाया उस वक्त जाग रहे होते हैं, कुछ गप्पियों में मसरूफ होते हैं, आधी रात को खानों का ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। उससे ना सिर्फ ये कि सिस्टम खराब हो गया, जब बॉडी के आराम का वक्त है आप उसको तकलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल। और लेट नाइट खाना, फिर रात को देर से ऑर्डर करके खाना, फिर जाहिर सी बात है जब आप सोते हैं तो आपकी गट हेल्थ तो खराब होगी। तो इसके लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं क्या हैं? नाश्ते में क्या खाएं, दिन में क्या चीजें लें, दही का इस्तेमाल कैसे करें? आजकल गर्मियां हैं रानिया पर। जी 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 मेरी गोली दही का इस्तेमाल गर्मी में भी और सर्दी में भी बेहतरीन है। क्योंकि दही के जो एंजाइम ऐसे हैं कि वो आपको ना सिर्फ ये कि हेल्दी रखते हैं बल्कि जवान रखते हैं। और दूध का जो इंटेक है, फ्रेश दूध है, बहुत अच्छा है। अगर सुबह में आप नाश्ते में लें तो ठीक है। दूध थोड़ी देर से हजम होता है और बनिस्बत इसके जो हम दही दूध को जमा कर हम दही का इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी से हजम करने की सलाहियत रखती है। तो सुबह का नाश्ता आप बिल्कुल सादा करें। अंडा जरूर लें, अंडा लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि एक प्रोटीन का एक बेहतरीन निज़ाम है जो आपको एक अंडे से खाने को मिल जाता है। अलग सुबह आप नाश्ता करें, फजर पढ़ के सुबह 6, 6:30, 7 बजे तक। लोग ये भी आप अपने लिए बुराई समझते हो, अल्लाह सुबह उठकर कैसे ज्यादा खाएं। अरे भैया आप अपनी जिंदगी का एक मामूल बनाइए। सुबह के नाश्ते में आपको लेना है अंडा, मक्खन या असली घी। आप चाहे पराठा बनाकर खाएं या सादी रोटी के ऊपर इसको मक्खन के लगाकर एक अंडे की टिक्कियां बना लीजिए या बॉईल कर ले, जो आपको पसंद है। और जो आपने याद सुबह के नाश्ते में आप ताज़ा दूध इसलिए ले सकते हैं कि आपके पास अब सारा दिन काम के लिए है। जो लोग रात को दूध पीकर जल्दी सो जाते हैं उनका निज़ाम हज़म खराब हो जाता है क्योंकि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है और वो टाइम लेता है हजम होने के लिए। और हम चूंकि रात को बिल्कुल सोते वक्त दूध लेते हैं तो इसलिए मैदे पर बहुत बोझ पड़ता है और मैदा भी खराब हो जाता है और दूध भी हजम नहीं होता, तबीयत खराब रहती है, रात भर नींद नहीं आती, पेट में गड़बड़ रहती है, सीने में जलन रहती है और सुबह होते ही ये सिस्टम आपको बीमारियों में मुब्तला कर देता है। अगर दूध लेना है तो अर्ली ले यानी मगरिब तक ले ताकि 2-3 घंटे आपको काम का या वॉक का टाइम मिल जाए और वो आपके जिस्म जान का हिस्सा बन जाए। दोपहर के खाने में सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें। यानी अगर गोश्त खोर है तो बिल्कुल गोश्त खाइए। गोश्त में आप रोजाना अगर शोरबे वाला खाते हैं तो आप यकीन करें कि टिंडे हैं, आलू है, अरवी है, भिंडियां हैं, इसको आप शोरबे वाला गोश्त बनाकर खाइए, आपके लिए बेहतरीन होगा। और शोरबा जो है इंसान के निज़ाम में हज़म को बेहतर करने में बेहद मदद देता है क्योंकि जब आप जौ की रोटी या जो भी आप रोटी खाते हैं अगर शोरबे में अच्छी तरह डिप करके खाते हैं तो आपके मैदे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जल्दी से आपका जिस्म बदन बन जाता है। लेकिन आपको अगर शोरबे वाला सालन पसंद नहीं है तो आप गोश्त खोर हैं तो आप गोश्त में टमाटर डालें,
आप शलजम गोश्त, पालक गोश्त, अब मैं तो अपने घर का बता रही हूँ आपको, गोभी गोश्त, गोश्त के साथ गोश्त, उसमें ज्यादा सब्जी कम, हाँ। एक लजीज तरीन आपका खाना बनता है। टमाटर उसमें डले होते हैं, अदरक बहुत ज्यादा डलता है, उसके अंदर हरा धनिया डलता है, हरी मिर्ची डलती है। आप खाएं, आपके ना सिर्फ ये कि जिस्म जान का बेहतरीन हिस्सा बनेगा, आपके मैदे को कम मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिए कि मैदे को मेहनत करनी पड़ती है। आप जो सकील चीजें खाते हैं और जो वेट टाइम आप अपना फूड लेते हैं, उससे मैदे को, जब मैदे के आराम का टाइम होता है तो उसको काम करना पड़ता है, इसलिए आपका मैदा वीक हो जाता है और आप बीमार हो जाते हैं। चलें, बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। रानिया आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात करें गट हेल्थ के मुतालिक, बात करें सेहत के मुतालिक, और जितनी ज़बरदस्त बातें बता रही हैं वो सारी फॉलो करनी है, और अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे हमारी सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा रानिया आप थोड़ी सी स्किन केयर के हवाले से बात करते हैं। स्किन केयर जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, और स्पेशली इस सीज़न में स्किन केयर बड़ी ज़रूरी है। ये बताइए कि आज आप हमारे साथ में क्या शेयर करने जा रही हैं, कौन सा मास्क हमें बताने जा रही हैं गर्मियों के लिहाज से, जो स्किन को जो है रिजुविनेट भी करे, ग्लो भी लेके आए, और कहीं ना कहीं जो एक क्रेज़ है लोगों में कि जी स्किन जो है ग्लास स्किन हो जाए, वो हो जाए, वैसी स्किन हो जाए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मौसम में स्किन भी बहुत डैमेज हो जाती है, और खास तौर से लोग पिकनिक बहुत मनाते हैं। पिकनिक पे जाने के बाद स्किन का नशर हो जाता है। तो जनाब ग्लास स्किन सबका ख्वाब है, तो मैं आपको बता दूं एक बहुत ही अच्छा सा आज एक मास्क आपको बता रही हूँ, आप लोग इसको बना के रख लें। थोड़ा सा इसमें जनाब हमको लेना होगा चावल, तो सभी के घर में बनते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं चावल नहीं खाती, अमेरिका चावल नहीं बनते। और गर्मियों में क्योंकि हल्की ग़िज़ा होती है तो सभी लोग कोई बॉईल करके खाता है, कोई खीर बना के खाता है, कोई दाल चावल खा रहा है, कोई पुलाव खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है। बहरहाल स्किन के लिए भी जितना आपकी पसंद के लिए, आपके पेट के लिए चावल की अहमियत है, इसी तरह स्किन के लिए आप थोड़ा सा आधा कप चावल ले लें या 2 टेबल स्पून, इसको पीस कर बिल्कुल फाइन ग्राइंडर में पाउडर बनाकर अपने पास रख लें, ताकि ये आपके वक्त ज़रूरत आप रोजाना इस्तेमाल कर सकें। इसको एक बोतल में रख लीजिए, 2 टेबल स्पून भर के आप चावल पीस कर अपने पास रख लीजिए। इसको एक बोतल में कर लिया। रोजाना थोड़ी देर के लिए आप उसमें से आधा टीस्पून के करीब चावल का पाउडर लीजिए, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर जो घरों में होता है, इसको सोडा भी कह सकते हैं, या बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, ज्यादा मत डालिएगा, सिर्फ 1 पिंच, आधा चम्मच चावलों का पिसा हुआ आटा, और उसके अंदर 1 पिंच आपने डाल दिया बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी का भी अल्लाह ताला ने एक बड़ा कमाल रखा है। ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन को ये हेल्दी रखती है, टर्मरिक कहलाती है, और बहुत ही मैजिक इसके रिजल्ट आते हैं। तो जनाब आपने आधे से भी थोड़ा सा कम आपने हल्दी को डाल लिया, 1 पिंच आपने बेकिंग पाउडर डाला, आधा चम्मच चावल का पाउडर लिया, और थोड़े से दूध के साथ इसको लिक्विड बनाकर रख दिया। इसको 5-7 मिनट के लिए रखेंगे ताकि चावल फूलना शुरू हो जाए, और जब ये बेहतर सा बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाए, इसको चमचे से मिलाकर देखिए, और उसके बाद अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए इस पेस्ट को लगा दीजिए। लगाने के बाद जब ये हल्की सा ड्राई होने लगे तो अपने हाथों को दोबारा से पानी से या दूध से गीला कर लें, और हल्के हल्के अपने चेहरे का मसाज करें। और जब मसाज कर चुके तो उसके बाद आप अपने चेहरे को सादे पानी के साथ वॉश कीजिए, और 2-4 मिनट के लिए बिल्कुल कोई एक आइस क्यूब ले लीजिए बर्फ की, ठंडा पानी हो तो उससे अपने ऊपर अच्छे से स्प्लैशेस कर लीजिए, और फिर आप अपना जब चेहरा देखेंगी तो आप हैरान हो जाएंगी। और ये जो मास्क है ये मर्द औरत सब लगा सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, बल्कि मर्द हजरात का भी इसी तरह हक बनता है कि जब वो बाहर जाते हैं, बाइक्स पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो उनकी स्किन हमसे ज्यादा खराब हो जाती है, तो उनके लिए भी है। और इंशाल्लाह इससे ना सिर्फ ये कि जो ग्लास स्किन का ख्वाब है वो आप लोगों का पूरा हो जाएगा, स्किन पर एक अजीब सी शाइनिंग आ जाएगी, कलर आपका साफ होगा, डार्कनेस खत्म हो जाएगी, और चेहरा बहुत आपको हेल्दी और फ्रेश दिखने लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि रोजाना करने का, जितना करते रहेंगे उतना अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट देता रहेगा। यही मास्क आप हाथों पर और पाँव पर और गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
सही। अच्छा रानी आपा, पिंपल्स जो होते हैं अब वो क्या होते हैं टीन एज में भी उतने ही कॉमन होते हैं और बाकी लोगों को भी सीजन की वजह से, गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा होते हैं, इसका क्या हल है, इसके लिए क्या किया जाए? अब बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, गर्मी और पिंपल्स का चोली दामन का साथ है। गर्मियाँ आते ही, चूंकि कुदरत ने जो इंसान की बॉडी को बनाया, सूरज के लिहाज से हमें देखिए, जब ठंडक होती है तो हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है, जब गर्मी होती है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड है, वो भी इसी तरह हाई होने लगता है, बॉडी के अंदर गर्मी हो जाती है। और जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, उनके ना सिर्फ ये कि चेहरे पर बल्कि गर्दन पर और बैक पर भी बहुत दाने निकलने लगते हैं। इसके लिए कुदरत ने खुद ही एक हमें बहुत ही बेहतरीन सा इलाज फराहम कर दिया, पुदीना जो खाने के लिए है और नीम जो लगाने के लिए। अल्लाह की तरफ से पुदीना, वो लोग जिनको पिंपल्स का मर्ज है, दिन में 2 से 3 बार 4-5 पुदीने की पत्तियां लें, फ्रेश पुदीने की पत्तियां धोकर मुंह में रखें, अच्छी तरह चबाएं और ऊपर से पानी पी लें। और जिनको पिंपल्स ज्यादा हो गए हैं उनको चाहिए कि अपने लिए वो बहुत ज्यादा नीम का इस्तेमाल रखें। नीम की जो सूखी पत्तियां हैं उनको पीस कर अपने पास रख लीजिए, पाउडर बनाकर, और दिन में 1 बार इन सूखी पत्तियों को थोड़े से पानी के अंदर मिलाकर पेस्ट बना लें। और अगर ये बिल्कुल अच्छे से पेस्ट ना बन रहा हो तो इसमें थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए। बेसन मिलाने के बाद इसको अपने चेहरे पर, खास तौर से जहाँ मोटे मोटे पिंपल हैं उन पर इस तरह करके उनको कवर कर दीजिए और जैसे कोटिंग हो जाती है इस तरह उन दानों पर, और बाकी को पूरे चेहरे पर, ये मोटे दानों पर आपने इसकी कोटिंग कर दी अच्छी तरह। और जो फिर बाकी बचा ये नीम का और बेसन का मांस आपके पास, तो इसको आपने लगा दिया। लगाने के बाद 10 मिनट के बाद जब ये खुश्क होना शुरू होगा तो जो बचा हुआ आपके पास मास्क है उससे अच्छी तरह इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगी, ताकि जो दाने आपके फूल चुके हैं, जिनके अंदर, जिनका मुंह बन गया है, जिनमें ब्लड या पस जमा हो गई है, वो हल्की सी रबिंग के साथ वो फूटना शुरू हो जाएंगे और उनका मवाद निकलना शुरू हो जाएगा। जब इसमें हरगिज़ भी जोर ना लगाएं, हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, और जब पस और ब्लड निकलना शुरू हो जाए तब आप अपने चेहरे को अच्छी तरह धोकर और फिर ऊपर से उसका नीम का जो पानी है, अपने पास थोड़ी सी नीम की पत्तियों को साथ थोड़े से पानी के अंदर भिगो दें और फिर इस पानी को दोबारा से इसके ऊपर पेस्ट की तरह लगा दीजिए, तो ये वहीं खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। और अगर नीम की निबोली किसी को अपने किसी के करीब अगर नीम का दरख्त है तो निबोलियां लेकर, निबोलियों के अंदर भी एक पेस्ट सा होता है, वो दानों पर लगा दें तो वो दानों को जल्दी से ड्राई कर देंगे। नीम कुदरत ने हमारे घर का हकीम बनाकर भेजा है, हम लोग इसका यूज नहीं जानते। वो बच्चे जिनको गर्मी दाने कसरत से निकलते हैं उनको भी नीम का पानी पकाकर उससे नहलाएं। अल्लाह के फजल से, या वो बड़े जिनको बहुत दाने निकलते हैं, नीम खाएं भी और नीम लगाएं भी। इसके पानी को इस्तेमाल करना अपने लिए एक लाज़मी आदत बना लीजिए। अल्लाह के फजल से स्किन की तमाम बीमारियां ना सिर्फ आपसे बल्कि आपके घर से निकल जाएंगी। आप नीम का ख्याल बहुत ज्यादा रखें और अपनी इस्तेमाल में ज्यादा से ज्यादा रखें। सही। अच्छा, वाटर इनटेक लोग ना बहुत ठीक नहीं रखते हैं, और फिर उसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम भी कंस्टिपेशन, ये इससे कैसे बचा जाए और इसका क्या हल है? देखिए, वही ये कॉन्स्टिपेशन भी मैदे की खराबी की वजह से होता है। जो लोग अपनी ग़िज़ा को बिल्कुल मुतवाज़न नहीं रखते, अच्छी तरह, देखिए फाइबर का जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, और फाइबर हमें मिलता है फ्रूट के जरिए, बहुत ज्यादा मिलता है। जौ की रोटी खाने से हमें बहुत ज्यादा मिलता है। सब्जियों का मैं बार बार जो कहती हूँ कि इस्तेमाल बेहद जरूरी है, खास तौर से पालक, शलजम, पत्तों वाले शलजम आप जरूर अपने इस्तेमाल में रखें। वो बच्चियां दही का, अब मैं इसके साथ ही जो लोग इतना ज्यादा प्रॉपर तवज्जो नहीं देते, देखिए वहीं से हमें बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है अगर हमारी ग़िज़ा मुतवाज़न नहीं है। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी बीमारियां हमारे मैदे की खराब होने की वजह से हैं। मैदे का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और सबसे पहले मैं एक आपके साथ इलाज शेयर कर रही हूँ, वो उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, या जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता, बदहज़मी रहती है, सीने पे जलन रहती है और खाना देखकर उनकी तबीयत मजीद खराब होती है और खाना खाने को दिल नहीं चाहता, या खाना खा लेते हैं तो सीना जलता रहता है और बस उनकी तबीयत पर बोझ हो जाता है। इसमें कुछ चीजें मैं बता रही हूँ, ये आप लिख लें तमाम व्यूअर जो मेरे देख रहे हैं। इसमें है राल सफेद, राल सफेद, RAL, राल सफेद, ये एक जड़ी बूटी है
और इसको आप 25 ग्राम लेने में, जो भी चीजें 5 चीजें बता रही हूँ, इसको इक्वल क्वांटिटी में आपको लेनी, 25-25 ग्राम या 50-50 ग्राम या 10-10 ग्राम। लाल सफेद आपको लेना है और इसके अंदर आपको लेना है गोंद कतीरा, लाल सफेद, गोंद कतीरा, अजवाइन, इस सब घोल की भूसी आपको लेना है। ये इक्वल क्वांटिटी में आपको चीजें लेनी है। लाल सफेद, इस सब घोल की भूसी जी, अजवाइन, ठीक, गोंद कतीरा, अच्छा, ये 4 चीजें जी जी आपा, जी। और जरिश्क, अच्छा, जरिश्क जी, किशमिश जी। की तरह होती है। ये 5 चीजें हो गई, लाल सफेद, जरिश्क, जी, गोंद कतीरा, जी, अजवाइन जी। और इसबगोल की भूसी। सही। ये 5 चीजों को मिलाकर एक फाइन सा पाउडर बना लीजिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है हाँ, वो रात को सोते वक्त 1 चम्मच भर के इसका ले लें, या अगर रात को सोते वक्त भूल गए तो खाने के बाद लें। और अच्छा। जिन लोगों के सीने पे जलन है, बदहजमी की शिकायत है, खाना देखकर और दिल उनका यहाँ तक भरने लगता है और तबीयत नहीं चाहती, या खाना खा के एक अजीब उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो लोग खाने से पहले लें, 1 टीस्पून खाने से पहले लें। बदहजमी वाले लोग 1 टीस्पून खाने से पहले 15-20 मिनट पहले ले लें, और कॉन्स्टिपेशन वाले लोग रात को सोने से पहले लें। तो अल्लाह के फजल से सुबह उठते ही उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनको महसूस होगा कि उनका पेट साफ हो रहा है, उनका अल्लाह के फजल से फुसला खारिज हो जाएगा और उनके पेट की जलन तकलीफ खत्म हो जाएगी। याद सही। रखिए ये 5 चीजें एक ऐसी बेहतरीन इलाज है, ऐसी बेहतरीन हाँ। पक्की है हाँ। कि जो भी खाएगा हमेशा दुआओं में याद रखेगा। बिल्कुल। जी और ये बड़ा ज़बरदस्त आपने जो आप रेमेडीज़ बता रही हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं। अच्छा, इसमें गर्मियाँ जब होती हैं तो लोगों की ना आइज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ज़रा ये बताएं कि ये जो आई इन्फ्लेमेशन हो जाता है या आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है, या फिर अगर आंख के अंदर कुछ ऐसे कोई चीज़ चली जाती है उससे स्वेलिंग हो रही होती है, तो इसके लिए बताएं क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो आंखों की स्वेलिंग है इसको नॉर्मल मत समझिए। हाँ, देखिए, अगर खुदा न खासा किसी की आंखों के नीचे ज्यादा स्वेलिंग है तो फौरन उसको अपनी किडनी का टेस्ट कराना चाहिए। आंखों की नीचे की स्वेलिंग गैर मामूली नहीं है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। इसके अलावा लोगों को, यानी जो बहुत ज्यादा बेवक्त और बहुत ज्यादा सोते हैं, उनकी आंखों पर भी स्वेलिंग आ जाती है। सही। तो काइंडली वो अपने सोने का टाइम बनाए, अर्ली सोए, अर्ली उठें, तो अल्लाह के फजल से उनकी ये खूबसूरती में कमी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आंखें उनकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सोने की वजह से, जबरदस्ती सोने की वजह से, गैर वक्त में सोने की वजह से होती है। इसके अलावा जिन लोगों की आंखों में यानी पानी निकलना शुरू हो जाता है, हाँ। वो मैं आपको बताऊं कि बाज़ लोगों की आंखों में हर वक्त पानी रहता है या वजह बेवजह पानी निकलता रहता है, उनके लिए एक बहुत ही आसान सी रेमेडी मैं बता रही हूँ कि ये अपनी नाक के यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारे आंसुओं की नालियां बनाई हैं, तो वो लोग कोई इलाज की जरूरत नहीं है। उनको ये नाक के इस हिस्से में जो आपके करीब है, अपनी हड्डी को 1 से 2 मिनट रोजाना दिन में 2 बार दबाएं, सुबह भी और शाम में भी। तो अल्लाह के फजल से वो लोग जिनकी आंखें पानी से भरी रहती हैं, वजह बेवजह आंखों से पानी निकलता है, और बाज़ औक़ात मेकअप के बाद भी वो लोग परेशान हो जाते हैं कि मेकअप भी उनका हाँ, खराब हो बिल्कुल। जाता है, लाइनर बहुत गिरते, मस्कारा छूट जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आंसुओं की नाली बंद हो जाती है या पूरी जी, तरह जी। खुली नहीं होती। तो बस ये 2 उंगलियों से लेकर इसको दबाएं, अल्लाह के फजल से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखें, और अर्क़े गुलाब अपने पास हमेशा रखें, फ्रेश अर्क़े गुलाब। और अर्क़े गुलाब अगर सही आपको नहीं मिल रहा तो घर में भी बना सकते हैं। और एक सादा तरीका ये है कि एक बॉल में बहुत सारी गुलाब की पत्तियां आप ले लें, उसे अच्छी तरह धोने के बाद आप एक शीशे के बॉल में रखें, ऊपर से छन्नी ढक दें, और अगर आपके पास छत में या सहन है खुली जगह पर, उसमें आप रख दीजिए, और सुबह को उठकर आप इस पानी को छान दीजिए और ऐसे अब बॉटल में अपने पास जमा कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो अपनी आंखों में 1-1, 2-2 कतरे डालते रहा करें, या आपने खुद बनाया हुआ अपने गुलाब है, ये फ्रेश है। देखिए, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा, इससे आंखों का जो लाली है वो खत्म हो जाएगी। आंखों में जो दुखन हो रही है, हाँ। ऐसा लगता है कि कोई कंकड़ आ गया है, या कोई जो पलक जी, का जी। एक कोई बाल जी। आंखों के अंदर आ गया, वो खत्म हो जाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ जो हैं वो आपने हमारे साथ में शेयर की। रानी आपा की रेमेडीज़ हमेशा बहुत ज़बरदस्त अप्लाई करें घर पे, और ज़रूर इसका फीडबैक
हमसे शेयर करें कि भाई आपको कितना फ़ायदा हुआ। अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है उस पर आप शुक्रगुजारी करें और अपना कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ दें। उस रेस में मत पड़ें जिस रेस का कोई हासिल उसूल नहीं है। कंपटीशन रखें पॉजिटिव, अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातें करें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।